16 साल की गुंजन शर्मा बहुत ही चंचल और बहुत ही ज्यादा नटखट थी, साथ ही उतनी ही सुंदर। कहते हैं ना कि लड़कियों की उम्र से पहले बढ़ जाती है। उसी प्रकार गुंजन 16 साल की होते हुए भी पूर्ण रूप से परिपक्व दिखाई देने लग गई थी। गुंजन के पिता एक प्राइवेट कर्मचारी थे, जिनकी तनख्वाह बस इतनी सी थी कि घर का खर्चा अच्छे से चल सके। गुंजन कस्बे में ही एक औसत दर्जे के मकान में अपनी माँ, अपने पिता और अपने छोटे भाई के साथ रहती थी। इसी वर्ष गुंजन 11वीं क्लास में पढ़ती थी और अभी उसकी मानसिक परिपक्वता एक छोटे बच्चे के समान नादान और मस्तीखोर थी। मोहल्ले का एक राजनीतिज्ञ और व्यवसायी का लड़का रवीश उसे बहुत पसंद करता था, क्योंकि वो थी ही बहुत आकर्षक और सुंदर और चंचल। अक्सर वो गुंजन को कोई भी छोटा सा तोहफा या चॉकलेट दे दिया करता था और उससे प्यारी प्यारी बातें किया करता था। पर गुंजन इन चीजों के पीछे छिपे उसके स्वार्थ को बहुत दूर तक नहीं समझ पाती थी। गुंजन को कहानियां पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। अक्सर बहादुरी की कहानियां बहुत पढ़ती थी। गुंजन अक्सर अपने बचपन से हमेशा ही सोचती थी कि वह भी बड़ी होकर एक अधिकारी बनेगी और निर्दल लोगों पर अत्याचार करने वालों पर अपनी बहादुरी से लगाम लगाएगी। इसी तरह दिन गुजरते गए और गुंजन कॉलेज तक पहुंच गई। यहाँ पर उसकी मुलाकात अंजना मैम से हुई, जो कि इतिहास की अध्यापिका थी। वो कुछ ही दिनों में गुंजन की एक अच्छी दोस्त भी बन गई थी, क्योंकि गुंजन के बचपने को वो अच्छे से भांप गई थी। जब गुंजन ने अंजना मैम को उसका सपना बताया तो अंजना मैम ने कॉलेज के साथ ही उसकी यूपीएससी की किताबों की पढ़ाई करना प्रारंभ करवा दिया था। अब गुंजन और भी ज्यादा सुंदर और परिपक्व हो गई थी। वो शारीरिक रूप से हष्ट और पुष्ट थी और रवि से ये बात सहन नहीं हो रही थी। वह हरदम बस यही सोचता था कि कैसे इसे प्राप्त किया जा सके। गुंजन अब समझदार तो हो गई थी, पर उनमें इन चीजों की समझ अभी भी नहीं आई थी। जब गुंजन की खूबसूरती रवीश के दिल और दिमाग में हरदम घूमने लगी तो उसने उसे अपने प्रेम का इजहार करने का सोचा और साथ ही वह मन बना चुका था कि उसे इसका शारीरिक प्रेम चाहिए। एक दिन जब गुंजन कॉलेज से लौट रही थी तो रवीश अपनी कार लेकर उसके पीछे पीछे आ गया और उसे घर छोड़ने का बहाना बनाकर बिठा लिया। गुंजन अक्सर रवीश के साथ बैठकर कॉलेज से आ जाया करती थी। रवीश ही नहीं, वो मोहल्ले के किसी भी लड़कों के साथ बैठकर आ जाती थी, क्योंकि वो मन में किसी प्रकार का पाप नहीं रखती थी और वो सभी को अपने परिवार जैसा समझती थी। रवीश ने गाड़ी को खंडर की तरफ घुमा लिया। जब गुंजन ने पूछा तो बोला कि तुमसे 2 मिनट बात करनी है। गुंजन ने सोचा कि किसी बारे में बात करनी होगी। उसके मन में अभी तक किसी वहम ने जन्म नहीं लिया था। रवीश ने थोड़ा गाड़ी को साइड में ले जाकर गुंजन से मीठी मीठी बातें करके अपने मन की बात बताई कि मैं तुमसे शादी करूंगा, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। गुंजन इन चीजों से अभी परिचित नहीं थी। वह सहम गई, डर गई, क्योंकि उसका सारा ध्यान अपने परिवार, अपने सपने पर था। गुंजन पहले तो डर गई, लेकिन फिर उसमें हिम्मत आ गई। उसने पूरे जोश से रवीश को खरी खोटी सुनाने लग गई। रवीश से किसी भी प्रकार के रिश्ते के लिए साफ साफ मना कर दिया। गुंजन रवीश के सामने थी और वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और उसने गुंजन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, पर गुंजन डरी नहीं और उसने रवीश को धक्का देकर एक जोर से थप्पड़ मारा और उससे साफ साफ बोलते हुए कहा कि वह उससे किसी भी प्रकार का रिश्ता नहीं रखना चाहती और कहा कि ये तेरी लास्ट गलती माफ कर रही हूँ। अगर इसके बाद तूने कुछ भी प्रयास किया तो मैं सीधे अपने घर पर बोल दूंगी। रवि शुरुआत से एक आरामदायक जीवन जीने का आदी था। उसके पास सारी सुविधाएं थी। आज दिन तक किसी ने भी उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया था। उसने जिस चीज को पसंद किया था वो उसे हर बार मिलती थी। आज पहली बार उसका इतना अपमान हुआ था। वो रात भर सो नहीं सका, खुद को बहुत अपमानित महसूस कर रहा था। जब वो दूसरे दिन अपने दोस्तों से मिला तो उसने सारी बात बता दी। उसके दोस्त कस्बे के छटे हुए बदमाश थे। रवीश ने दोस्तों से कहा कि उसके मन में प्रतिशोध की भावना है और जब तक ये शांत नहीं होगी वो ठीक से खा नहीं पाएगा, सो नहीं पाएगा। रवीश के मन में बस इतना सा था कि वह किसी भी तरह गुंजन का शारीरिक सुख प्राप्त करके अपने अपमान का बदला ले सके, पर उसके दोस्त उससे बहुत आगे की सोच बैठे थे। उन्होंने गुंजन की रेकी करना प्रारंभ कर दिया। एक दिन गुंजन कॉलेज से पैदल ही घर आ रही थी तो उन्होंने खंडर के पास गुंजन को जबरदस्ती उठा लिया। वो गुंजन को खंडहर में ले जाने की कोशिश करने लगे, पर गुंजन शारीरिक रूप से सक्षम होने के कारण वो अपने प्रयास में सफल नहीं हो पा रहे थे। पर गुंजन उनका सामना अच्छे से नहीं कर पा रही थी, क्योंकि गुंजन ने कभी किसी से मारपीट करना सीखा नहीं था। जब गुंजन उनसे हाथापाई करके भागने लगी तो उनमें से एक ने रवीश के हाथ में तेजाब की बोतल दे दी और उसको उकसाया कि वो अपना बदला पूरा कर ले। रवीश पहले तो डर गया, लेकिन फिर उसने गुंजन का चेहरा देखा और उसे वो थप्पड़ याद आ गया और उसने बिना सोचे समझे तेजाब की बोतल गुंजन पर फेंक दी और वहां से सारे ही भाग गए। गुंजन थोड़ी देर तक तो बहुत तड़पती रही। फिर वहां से गुजरने वाले लोगों ने उसकी चीखें सुनी तो वो उसे हॉस्पिटल ले गए। उसका चेहरा बहुत झुलस गया था। उसकी सारी खूबसूरती बदसूरती में बदल गई थी।
उसके पिताजी ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन राजनीतिक और पैसे की पावर से रवीश पहले ही विदेश निकाल दिया गया और उसके एक दो दोस्तों को गिरफ्तार करवा दिया गया। गुंजन अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही थी। गुंजन के पिता के खूब प्रयास के बाद भी केस में कुछ न हो सका और केस को कुछ दिनों बाद अज्ञात करके रफा दफा कर दिया गया। गुंजन को पूरे 1 महीने बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। जब गुंजन ने घर आकर अपना चेहरा देखा तो वो अवसाद में चली गई। वो अकेले रहना पसंद करने लगी, बस अपने जरूरी कार्य करती और हमेशा अवसाद में रहती। इसी बीच अंजना मैम आती रहती थी, पर वो कभी गुंजन से खुलकर बात नहीं करती थी, क्योंकि वो जानती थी अभी उसके दर्द का गड़ा नहीं फूटा। जब इस बात को 6 महीने गुजर गए, गुंजन का कॉलेज भी ड्रॉप हो गया, तो अंजना मैम ने एक दिन गुंजन से सारी बातें करने की ठानी और उससे पूछ लिया कि आगे क्या करना है। तो गुंजन टूट गई और फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि उसके सारे सपने उसके सामने टूट गए। जब अंजना मैम ने गुंजन से कहा कि वो कॉलेज पूरी करके IAS की फिर से तैयारी करे, गुंजन ने कहा कि अब उसका सपना कुछ और है, उसे बस 6 महीने का और समय दे ताकि वो अच्छे से तैयार हो सके। 6 महीने में गुंजन ने खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व कर लिया था और 6 महीने बाद उसने अंजना मैम और अपने पिता से कहा कि वो एक एकेडमी खोलना चाहती है, जिस पर वो लड़कियों को डिफेंस की शिक्षा दे। जब अंजना मैम ने इसका कारण पूछा तो उसने कहा कि वो पढ़ लिख कर खूब मेहनत करके IAS, IPS या फिर कोई भी अफसर तो बन जाएगी, पर जब उनका अस्तित्व ही खतरे में होगा तो वो सब करके क्या कर लेगी। मैं सबसे पहले चाहती हूँ कि लड़कियों को वो शिक्षा दी जाए जिनकी उन्हें सबसे ज्यादा आवश्यकता है। अगर मेरी एकेडमी से कोई भी लड़की मेरा सपना पूरा करती है तो मैं समझूंगी कि मेरा सपना सच हो गया। मैं तो अपना सपना सच नहीं कर पाई, पर उन सभी लड़कियों के सपने सच करना चाहती हूँ जो समाज के डर से घर से बाहर भी नहीं निकलती। अगर इस कहानी को आपने अंत तक सुना है तो कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिखना कि आज हमारे समाज को किसकी आवश्यकता है, और ये कहानी हर उसके पास शेयर करना जिसको इसे सुनने की आवश्यकता है, क्योंकि देश बदलेगा नहीं, बदलना पड़ेगा।